एक बार फिर आपको बता दें, कल हमने आपको महाराष्ट्र और दिल्ली का सर्वे दिखाया था। आज हम आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का हाल बताएंगे। कल यानी बुधवार को बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता की राय जानेंगे और गुरुवार को दिखाएंगे कि केंद्र में किसकी सरकार बनने की संभावना है। चुनावी सर्वे पर उठ रहे सवालों के बीच आपको यह भी बताना जरूरी है कि IBN 7 के लिए यह सर्वे देश की सबसे विश्वसनीय एजेंसी CSDS ने किया है। यह सर्वे देश के 6 राज्यों में किया गया है जिनको हम मानते हैं कि ये स्विंग स्टेट्स हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। यह सर्वे 17 से 23 फरवरी के बीच किया गया है। सर्वे के दौरान 138 लोकसभा सीटों के 512 पोलिंग स्टेशनों पर कुल 9,104 वोटरों की राय ली गई है। जनता की इस रायशुमारी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान CSDS के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुरजीत भल्ला, वरिष्ठ पत्रकार TR रामचंद्रन और कुमार केतकर साहब। तो अब सर्वे शुरू करते हैं। पहले बात हम तमिलनाडु की करेंगे। तमिलनाडु इसलिए अहम है क्योंकि इस राज्य की 39 सीटें तय करेंगी 2014 की गठबंधन की राजनीति। ये बहुत ही अहम राज्य है, 39 सीटें हैं यहाँ पर। ये चुनाव DMK का राजनीतिक भविष्य भी तय कर देगा। जयललिता की बातचीत उन्हें तीसरे मोर्चे का सिरमौर बना सकती है अगर वो जीतती हैं तो। वैसे यहाँ DMK अब कांग्रेस का साथ छोड़ चुकी है और करुणानिधि मोदी की तारीफ करते नजर आए हैं। सर्वे के पहले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। हमने तमिलनाडु के लोगों से सवाल पूछा कि जयललिता सरकार का काम कैसा है। जनवरी के मुकाबले सरकार के काम से संतुष्ट लोगों की तादाद घटी है। फरवरी में 52% लोगों ने कहा कि वो जयललिता सरकार से संतुष्ट है, जबकि जनवरी में ऐसे लोगों की तादाद 60% थी। हमने लोगों से पूछा कि क्या जयललिता ADMK की PM उम्मीदवार हों। 28% लोगों ने कहा कि उन्हें PM उम्मीदवार होना चाहिए, जबकि 45% इसके खिलाफ थे। वहीं अगर सिर्फ ADMK के वोटरों का रुख देखें तो 58% ADMK के वोटर चाहते हैं कि जयललिता पार्टी की तरफ से PM की उम्मीदवार हों। इसी से आगे बढ़ते हुए हमारा सवाल था कि क्या जयललिता देश की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं। 48% लोगों ने सीधा कहा कि नहीं, सिर्फ 24% बोले हाँ, जबकि 29% ने कोई राय नहीं। अब विधिवत चर्चा करने का समय है अपने मेहमानों से। TR रामचंद्रन, आपने सर्वे का ये हिस्सा देखा, आप क्या कहते हैं? देखिए, तमिलनाडु का नक्शा अगर आप एक बार सर्वे करके लिख लें तो वहीं पर नहीं रह जाता, उसमें चेंजेस होती रहती हैं। और आप देखें कि अगर वहां पर मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुए इस बार, तो मुझे लगता है कि जयललिता की पलटना अभी भी भारी होगा। बट ओवरऑल सिचुएशन को अगर देखेंगे तो उनकी जनरल काउंसिल की मीटिंग जो हुई थी 1.5 महीने पहले, उन्होंने प्रपोज किया था कि ये प्रधानमंत्री के दावेदार भी हों। उसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि वो अपने आप मान के चलती हैं उनको 30 से ऊपर सीटें मिलेंगी 39 में से। और उनका मानना है कि कहीं ना कहीं वो एक माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बन के उभरेंगी। बट ओवरऑल सिचुएशन देखें तो DMK की हालत इतनी सही नहीं है जैसे लोग मान रहे हैं। DMK की अंदरूनी फूट उभर के आई है। उनकी 2 दिन की नेशनल कमेटी की मीटिंग में अड़गरी नहीं आए। स्टालिन ने अपने गढ़ कोयम्बतूर में किया और वही खास प्रोग्राम्स लेके आए जो उनको चाहिए था, और उनके बाप ने अब वर्चुअली उनके सिर पे हाथ रख दिया है कि वो ही उनके सक्सेसर होंगे। जी, तो जो वोटर से हमने पूछा वही सवाल केतकर साहब आपसे, सिंपल सा सवाल कि क्या प्रधानमंत्री बनने की वो एक सीरियस दावेदार हैं, क्या वो बन सकती हैं? मुझे नहीं लगता वो बन सकती है, लेकिन दावेदार तो सीरियस है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बन सकती है। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा कोई भी एक मुद्दा नहीं है कि जिस मुद्दे के ऊपर एकदम दोनों पार्टीज में, मतलब DMK और अन्ना DMK, इतना तनाव है कि लोग कहेंगे कि नहीं, इस बारे में हम इनके साथ हैं, इस बारे में हम इनके साथ हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। वो जो उनका डिवीजन ऑफ ओपिनियन है या डिवीजन ऑफ वोट्स है या डिफरेंसेस है दोनों पार्टी में, वो बहुत ही मामूली है और दोनों एक मुद्दे पे समान है, तमिल अस्मिता।
तमिल अभिमान के ऊपर समान है। और इसी के लिए जब चोगम कॉन्फ्रेंस में जाने का सवाल था प्राइम मिनिस्टर का, तो दोनों साथ ही थे जी। तो मुझे लगता है कि जब कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता है तब ट्विडलडम और ट्विडलडी की तरह वोट कहां भी जा सकता है। जिस तरह वेव आती है उस तरह जाता है। मुझे लगता है अभी वेव, जैसे रामकृष्ण ने बराबर बताया, जयललिता के फेवर में लगती है। भल्ला साहब, जयललिता के पक्ष में अगर वेव लग रही है और उन्होंने जो मैनिफेस्टो सामने रखा, आप अर्थशास्त्री हैं, शायद आपको बुरा लगा होगा, इनकम टैक्स 5 लाख तक नहीं लगेगा, गाय दे देंगे, गीजर दे देंगे, फ्रिज दे देंगे, एयर कंडीशनर दे देंगे, लैपटॉप देंगे, पता नहीं क्या क्या। इससे फायदा होना चाहिए। देखिए, तमिलनाडु जो सब पोस्टर्स के लिए है, जो कहते हैं ग्रेवयार्ड है, हाँ आप जो भी पोस्टर ले लीजिए, तो उसने जो भी कुछ कहा कभी ना कभी जरूर गलत किया है। तो इसलिए पहले तो ये, दूसरा ये, अब अगर मैं ये आंकड़ों को देखूं तो मेरे को लगता है कि जयललिता का बड़ा स्टेबल हो गया है और डीएमके ऊपर आ रहा है। और अगर ये, तो मैं मेरी तरफ से ये फोरकास्ट होगी कि सरप्राइज एलिमेंट जो है वो ये है कि डीएमके थोड़ा सबकी सोच से अच्छा करेगा। अब मैंने पहले आपको बता दिया है कि ग्रेवयार्ड है, गलत हम सब हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा करुणानिधि ने ये भी अब 5 दिन पहले या 6 दिन पहले, मेरे ख्याल आपका सर्वे उसके बाद हुआ, उससे पहले हुआ होगा, कि उसने कहा कि मोदी जी तो मेरे बड़े मित्र हैं। हाँ, तो ये जो प्ले है 2-3-4% अगर बीजेपी, भाजपा या मोदी उनके लिए ले आए, तो मेरे को लगता है ये जो फोरगॉन कंक्लूजन है कि ये तो जयललिता जीत गई, गलत हो जी। जिस प्रकार के आंकड़े हैं संजय जी, उसको देख के यही सवाल, क्योंकि ये इन्होंने आपको चैलेंज किया है कि आपका सर्वे वैसा ना हो जाए, तो ये बताएं ये भी मानेंगे कि डीएमके की थोड़ी बढ़त, जयललिता की पॉपुलैरिटी में गिरावट, ये एक स्टेबल माना जाए या इसमें बदलाव हो सकते हैं? और ये आंकड़े जब आपने किए तो आपके सामने सवाल खड़े हुए होंगे कि कितनी सर्टेनिटी के साथ आप ये प्रोजेक्शन करने जा रहे हैं। देखिए, बार बार हमें अपने दर्शकों को बताना चाहिए, सर्वे उस वक्त का अनुमान देता है जिस समय सर्वे किया गया। ये इस आंकड़ों से ये दावा हम कभी नहीं करते कि चुनाव के नतीजे बिल्कुल यही होंगे जो आज सर्वे बता रहे हैं। ये सर्वे फरवरी के 17 फरवरी से 22 फरवरी के बीच किया गया। इस समय स्थिति ये दिखाई पड़ती है। और जैसा हम सब कह रहे हैं, भले ही लोगों को ऐसा लग रहा हो कि जयललिता का वेव है, सर्वे में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि जयललिता का वेव है। और कई बार ऐसा हुआ है पहले भी, 2009 के चुनाव की अगर आप बात करेंगे, उस समय भी लोगों को लग रहा था जयललिता का वेव है, लेकिन नतीजे क्या हुए वो हम सबको पता है। डीएमके कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, शायद इस बार भी कुछ ऐसा हो जाए। जी यार, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि वेव कोई नहीं दिख रहा, सुरजीत ने भी ऐसे ही कहा कि डीएमके ऊपर आती दिख रही है, जयललिता स्टेबलाइज हो गया, आपने कहा अपनी पीक पर पहुंच चुकी है। ऐसे में एक नए नेता का उदय होना, अब चॉइस जो है वो 2 नेताओं के बीच नहीं है कि करुणानिधि या जयललिता, अब है स्टालिन या जयललिता। ये फैक्टर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? कुछ खास महत्व नहीं रखता इस वक्त। आई थिंक जहां जयललिता की लीडरशिप है वो अलग ही है, और जो तमिल अस्मिता की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में वो तो दोनों पक्षों में, डीएमके में है और एआईडीएमके है। देखिए, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कुछ अजीब और गरीबी है। मेरे ख्याल में हम में से जितने भी अच्छे हों पॉलिटिक्स में या अंडरस्टैंडिंग हो, आप आखिरकार तमिलनाडु पे आते ही फिसल जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ ऐसे चल रहा है, बट आखिरकार जब नतीजे आते हैं तो और ही कुछ आते हैं। और इसी में एक बड़ा जो डाइसी विषय है वो ये है कि दोस्त तो मानी जाती हैं मोदी जी की, अलायंस किया है लेफ्ट के साथ, मोदी जी की आलोचना अभी तक नहीं की है। तो आप लोगों की एक क्विक राय इस पर ली जाए कि प्री पोल अलायंस तो सेट हो गया, पोस्ट पोल में ये बदल सकता है पाला कि नहीं? मेरे ख्याल में पोस्ट पोल में जरूर इसमें कोई डिफरेंसेस आएंगी। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जो पोल्स में आई हैं वैसी ही जाएगी और उसी तरफ जाएगी, क्योंकि अभी से वोटिंग डे तक मेरे हिसाब से कुछ 7-8 हफ्ते अभी बाकी हैं या उससे ज्यादा भी। तो आई थिंक कुछ चेंजेस, बदलाव जरूर आ सकती हैं। कुमार, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो राम कह रहे हैं, जो सवाल संजय ने पूछा, अगर प्री पोल बदल सकता है पोल्स के बाद, तो प्री पोल पैंतरेबाजी हुई, पोजिशनिंग हुई, असली अलायंसेस चुनाव के बाद होंगे, आप क्या कहते हैं? असली अलायंसेस चुनाव के बाद ही होंगे, कोई भी कुछ भी कहे अभी। और मुझे तो लगता है कि जब थर्ड फ्रंट की बात होती है, तब थर्ड फ्रंट का मेन फोर्स रहता है हमेशा कम्युनिस्ट पार्टीज। मैं लेफ्ट भी नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि लेफ्ट का बहुत मीनिंग होते हैं, लेफ्ट में सोशलिस्ट भी आते हैं, आरजेडी भी जाते हैं, लेफ्ट बहुत लोग हैं।
थर्ड फ्रंट का जो माहौल बनता है वो कम्युनिस्टों से बनता है। अभी कम्युनिस्टों का माहौल इतना कम हो गया है केरल में भी और वेस्ट बंगाल में भी कि थर्ड फ्रंट के 15-20 उम्मीदवार जीत के आएंगे तो उनके साथ रहना जयललिता को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेन लेफ्ट फ्रंट का थर्ड फ्रंट का वही इरादा है। तो जब जयललिता को ये अभी भी मालूम है और बाद में भी समझ सकती है वो कि इनके साथ रहने से कोई मतलब नहीं है, तो वो आराम से मोदी के साथ जा सकती है। सिर्फ तमिलनाडु एक पैकेज मांगेगी, बस वो पैकेज दे देंगे। बिल्कुल। मैं इसमें खतरा ये है और जयललिता का खतरा ये है कि वो कह रही है जी मैं तो बड़ी पॉपुलर हूं, मैंने आ जाना है। उस बीच में अगर करुणानिधि चले गए मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, तो फिर तो वो पोस्ट पोल अलायंस हो नहीं सकती। तो इसलिए खतरा काफी है उनको कि अगर वो दोनों आ जाए, और आपके आंकड़े से अगर देखें तो अगर दोनों जुड़ जाएं, और पहले एक पायनियर में पोल भी हुआ था, वो आपको पता होगा शायद, मेरे को पता नहीं कितना अच्छा था कितना नहीं था, मगर उसमें था कि अगर भाजपा ये MDMK ये सब MKs हैं वहां पे, PMK और एक और के साथ तीन छोटी पार्टियों को मिला के कोई 30-32% उनकी वोट हो जाती। अच्छा, जयललिता की वोट पूरी 30% है जी, ये कोई ज्यादा नहीं है जी। तो 1/3 अगर वो भी 1/3 हो गया तो कहीं भी हो सकता है। यहां पर हमारा सर्वे जो है वो एक और गुगली फेंक रहा है, उस पर चर्चा थोड़ी और मजेदार होगी। वो ये है कि प्रधानमंत्री कौन बने। जब ये सवाल हमने पूछा तो जवाब बेहद दिलचस्प सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु के 21% लोग चाहते हैं कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, पहली पसंद उनके बारे में है, जबकि 16% लोग नरेंद्र मोदी के PM बनने के पक्ष में है, 4% सोनिया गांधी के पक्ष में, 6% मनमोहन सिंह के पक्ष में, 8% लोग जयललिता को PM बनते देखना चाहते हैं। आंकड़ों से यह साफ है कि पिछले सर्वे के मुकाबले राज्य में राहुल की लोकप्रियता बढ़ी है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जनवरी और फरवरी के बीच के हमारे जो पोल हुए हैं उसमें कम हुई है। इस पर जी, मैं TR आपसे जानना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 16 है, मुझे इसमें भी हैरानी हो रही है। बीजेपी का कहीं कोई वहां पर इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन अब 12% सुना है कि बीजेपी का प्रभाव भी है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 16 है। बेशक राहुल गांधी की ज्यादा हो, दक्षिण में 5 ज्यादा हो, नरेंद्र मोदी की कोई प्रियता नहीं है और इतनी कोई परसेंटेजेस नहीं बढ़ी कि उनको लोग दबादब जाके वहां पर वोट डाल देंगे। देखिए, बीजेपी जरूर कोशिश कर रही है कि वो विजयकांत जो फिल्म स्टार था, 2009 में एक ग्रैंड अलायंस बन के AIADM के साथ आया था, पर उस वक्त उसका कुछ काम बना नहीं। अभी बीजेपी की गठबंधन वाइको साहब के साथ बनी है और वो भी एक बड़े अनप्रेडिक्टेबल आदमी है जी। विजयकांत भी उनके साथ चले गए तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनको काफी फायदा होगा, एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज का फर्क पड़ेगा, बट एक्चुअल टर्म्स में ट्रांसफर ऑफ सीट्स फ्रॉम A टू पार्टी B ये नहीं होने वाला इन द मेजर दैट दे आर होपिंग। नहीं, मेरा एक छोटा सा पॉइंट था, संजय आप भी इस पर कमेंट करें कि तमिलनाडु के 8% लोग चाहते हैं सिर्फ कि जयललिता प्राइम मिनिस्टर बने, 16% चाहते हैं नरेंद्र मोदी बने। अपने आप में ये थोड़ा चौंकाने वाला ये है। बिल्कुल, क्योंकि पर्सनल पॉपुलैरिटी के नाते बीजेपी जैसा कहा गया कि उनके वोट न हो, लेकिन पर्सनैलिटी के तौर पर नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा ट्रैक्शन सभी जगह पा रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में ये ट्रैक्शन राहुल गांधी के पीछे है, ये मोदी जी के लिए थोड़ा फिक्र का विषय होना चाहिए। जयललिता को लोग प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में लोग नहीं देख रहे हैं। जयललिता अपने आप को इसलिए देख रही है कि शायद सबसे ज्यादा सीटें मेरे हाथ आ जाएं, इसलिए उस आधार पर वो अपना दावा रख सकेंगी। संजय जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? मुझे लगता है इस पे जो मीडिया, जिस पे जितनी चर्चा अखबारों में, टेलीविजन चैनलों पे, इसका भी प्रभाव है। तमिलनाडु में भी बैठा व्यक्ति ये देख रहा है कि देश के सारे बड़े चैनल, सारे बड़े अखबारों में किसकी चर्चा है? मोदी की चर्चा है। तो भले ही वो व्यक्ति बीजेपी को वोट देने की उम्मीद नहीं रखता हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो उसके दिमाग में जो पहला नाम चमकता है या तो राहुल गांधी या मोदी। इसी के कारण हमें लगता है कि मोदी की पॉपुलैरिटी हमें वहां दिखाई पड़ती है एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में। रिकॉल फैक्टर। लेकिन राहुल गांधी का नाम मोदी से भी आगे और जयललिता से भी आगे इतना रहने का इसका कारण यह है कि जहां तक ये एक तो छवि जो अखबारों और टेलीविजन में दिखाई पड़ती है, साथ साथ पार्टी का जो जनाधार है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत जनाधार है, उसका फर्क पड़ता है। तो कभी भी अभी भी तमिलनाडु में कांग्रेस बिल्कुल सफाया हो चुकी है, लेकिन कुछ भी उनके जो 10-12% बड़े लॉयल सपोर्टर्स हैं। नहीं, लेकिन संजय जी ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस का सफाया हुआ है, फिर भी राहुल को परसेंटेज वोट ज्यादा है। राहुल की जो प्रतिमा मीडिया में बनाई गई है वो पूरी निगेटिव है,
और वो निगेटिव प्रतिमा मीडिया में है, लेकिन वो भी इतना इंपैक्ट करती है कि वो मोदी से भी आगे जाती है, जब मोदी की प्रतिमा बहुत ही पॉजिटिव है मीडिया में। सच है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। अच्छा, अगर आप जैसे हम कल बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में कांग्रेस की काफी थोड़ी बढ़ाव हो गई है। अगर इसमें देखें, यहाँ पे भी गुड न्यूज है और बैड न्यूज है कांग्रेस के लिए। अच्छा, अच्छी खबर ये है कि इनके लिए भी, अब जैसे आप कह रहे हैं राहुल गांधी का और बाकी भी जो सवाल हैं, उसका यही उत्तर निकलता है कि ये देखो कांग्रेस थोड़ी बढ़ रही है, मगर वोट में देखो तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वोट में देखो कुछ नहीं है, मगर ये जरूर निकलता है, हर सवाल से यही निकलता है कि कांग्रेस की बढ़ाव हो गई है। नहीं, मतलब ये कैसा समझ सकते हैं हम कि कांग्रेस नीचे है, हाँ। लेकिन राहुल गांधी की प्रतिमा प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए लोकल कैंडिडेट से और नरेंद्र मोदी से आगे है। 8% लोकल कैंडिडेट जयललिता, फिर 16% दुगना नरेंद्र मोदी और 21% ऑलमोस्ट और मगर 35 1/3 का कोई जवाब। इसमें दरअसल संजय जी ने कहा वही बात है बहुत कि बहुत बड़ा एक नंबर। वायबिलिटी का भी जयललिता फैक्टर को भी है। धोखा लोग है। समझते नहीं है कि जयललिता शायद बन भी जाए, राहुल गांधी के बारे में फिर भी शायद कुछ दूर दराज तक इसमें दरअसल होता क्या है मेरे हिसाब से कि पसंद और संभावना का मिला जुला दिमाग में कुछ रहता है। जब हम सर्वे करने के लिए लोगों के पास जाते हैं तो उस आधार पर देते हैं कि हमारे यहाँ वोट नहीं मिलेगा, लेकिन शायद देश का माहौल देख करके लगता है कि ये आगे है या पीछे है। इसलिए साउथ में आप हमेशा पाएंगे कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का नंबर हमारे सारे सर्वे में नॉर्थ के राज्यों के मुकाबले में काफी कम है। देखिए इसमें मगर ये जैसे विनोद पहले कह रहे थे कि 16% 17% मोदी को तमिलनाडु में मिल रहा है, ये भी बड़ी हैरानगी की ये बात बड़ी है। हैरानगी की बात। दूसरी बात आपने कहा ना संभावना और पसंद, वहीं पर इनका रोल आता है कि जो आपकी सैंपलिंग है वो कितनी रिप्रेजेंटेटिव, करेक्ट, वो पसंद पर है या संभावना पर है। जी, यहाँ मोदी जी की तारीफ करुणानिधि जी ने अचानक कर दी। रूल ये होता है कि दिल्ली में जो सरकार बनाए, अगर कोलिशन सरकार है तो जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी उस राज्य से, तमिलनाडु से AIADMK या DMK, उसको ये पहली पसंद मान लेंगे, नंबर बढ़ता है। आपको लगता है कि DMK को चुनाव के बाद और जयललिता को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एनडीए से हाथ मिलाने में? जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 98 और 99 में पहले जयललिता ने कांग्रेस को सपोर्ट दिया था और लेकिन फिर ऐसा कैसे होता है भल्ला साहब कि चुनाव के पहले मुसलमान वोट के कारण तो हम छुएंगे नहीं, चुनाव के बाद मुझे लगता है मुसलमान वोट का मुद्दा जो है वो ज्यादा ही चढ़ा बढ़ा के चर्चा किया जाता है। हम लोग ज्यादा चर्चा करते हैं। मुसलमान वोट एक वोट बैंक नहीं है, मुसलमान वोट एक वोट बैंक नहीं है। आपके साथ गए हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र में भी जा रहे हैं बहुत सारे पार्टियों के साथ, और वैसे भी शोकेस करना होता है। और वैसे भी तमिलनाडु में 6% मुसलमान वोट है, जो कि बिल्कुल बिखरा हुआ है। वो जैसा बंगाल जैसा नहीं है, बंगाल में बहुत है और तमिलनाडु में इतनी नहीं है, केरल में है लेकिन तमिलनाडु में नहीं है इतने। टियर आप चुपचाप बैठकर सब सुन रहे हैं। हाँ? it's अभी quite- भी सवाल बना हुआ है जो मैंने उठाया, सुरजीत ने जिस पर जिक्र किया कि 21, 16, 8 कांग्रेस नीचे, राहुल गांधी ऊपर। इसका कोई रियल एक्सप्लेनेशन मेरे पास है नहीं, मैं दे भी नहीं सकता, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी कि इस तरह का फ्लक्चुएशन कैसे हो रहा है। बट डेफिनेटली कल कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ लेकिन समझने की एक और कोशिश बात करेंगे। यह है कि तमिलनाडु में अगर हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को देखें, जो मर्जी देखें, आप देख लिए ग्रोथ रेट देख लो, आप देख लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी देख लो, लोग को डिलीवरी मिलती है, लोग की सेहत अच्छी है, लोग को खाने पीने का उनका PDS जो है वो सबको मिलता है, रिजर्वेशन जो है वो 67% के लिए है। तो तमिलनाडु एक स्टेट है जहां सब चीज चलती है, मतलब अच्छी तरह से चलती है, और भ्रष्टाचार भी सबसे ज्यादा वहां पे, सबसे ज्यादा तो नहीं मगर काफी है। यहाँ रामचंद्रन साहब ये से- जो तमिलनाडु जो है रामचंद्रन साहब एक्सेप्शनल स्टेट है। एक सवाल मेरा ये होगा छोटा सा कि क्या अलगिरी और स्टालिन का जो विवाद था उसके पहले DMK के बारे में था कि पता नहीं क्या होगा, भविष्य साफ नहीं है। अलगिरी के निकाले जाने के बाद एक सक्सेशन की क्लैरिटी आ गई है, इसलिए DMK का थोड़ा ट्रैक्शन बढ़ रहा है क्या? देखिए, ये भी पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी जरूर है, क्योंकि एक ड्रामा जो उन्होंने किया था करुणानिधि साहब ने कि मेरे बड़े बेटे ने थ्रेट किया है कि वो छोटे बेटे को 3 महीने के अंदर मार देगा। अब देखिए, इट्स वेरी रेयर कि आप अपने फादर से उनके घर जाके कुछ ऐसे कहें, आप 1 हफ्ता 10 दिन उस पर सोए रहें, वो सडनली एक दिन सुबह आपको ख्याल आ जाए कि मैंने इसके बारे में पब्लिक करना है, और उसके कुछ 10 दिन 12 दिन बाद आप कहें कि मुझे याद आ गया कि नरेंद्र मोदी मेरा भी बड़ा अच्छा दोस्त है। पर जहां इन दोनों में से एक भी द्रविडियन पार्टी नरेंद्र मोदी को अप्रोच करेगा तो वो दूसरा उसके नजदीक नहीं लगेगा।
बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी को भी सोच समझ के करना है, बिकॉज वो भी जानते हैं कि अगर कुछ ऐसा किया ब्रिजेस बनाने के लिए तो एक को तो उनको हाथ धोना पड़ेगा। और इस वक्त मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी करुणानिधि के नजदीक लगेंगे। इसमें एक जयललिता के नजदीक है कि नहीं? उन्होंने वो मान लिया है, इसमें इसमें मीटिंग्स में भी माना है क्या अच्छा? और अपने कैलकुलेशंस अगर उनकी सरकार बनी तो उसमें भी माना है। आगे कुछ और आंकड़े देखने के पहले एक छोटा सा सवाल है आप में से जो इसका उत्तर देना चाहे। मोदी जी की और जयललिता की मित्रता की हाँ। बड़ी चर्चा है, इसके पीछे कारण क्या है? एक तो कारण है जो टीवी पे हम नहीं बता सकते हैं, हाँ। लेकिन वो कारण प्रमुख ब्रॉडली कह सकते हैं कि जब जयललिता एकदम डायर नीड में थी तब ये आए थे, तब मोदी ने उनको मदद की थी, दोस्ती निभाई, दोस्ती निभाई या थी। उस- पहले या दोस्ती मदद- नहीं थी, या उसके मदद- बाद दोस्ती मदद हो दरअसल गई, दोस्ती की। उसके बाद दोस्ती उनकी हो गई। जयललिता को जो उन्होंने मदद की उसके बारे में कृतज्ञता व्यक्त आप कह रहे करने हैं कोई के लिए। आईओयू है ड्यू, हाँ, कोई आईओयू आईओयू है और इसके लिए इससे जयललिता ज्यादा ने- चर्चा हम टीवी पे नहीं कर सकता। जयललिता ने जो मोदी जी को सपोर्ट दिया है वो इसके वजह है, लेकिन ये भी है कि जयललिता ये देखेगी कि कौन जीत के आ रहा है, कौन कितने सीट जीत के आ रहा है। 1999 में जिस तरह उन्होंने स्विच कर लिया था उनका वो तो support है base, कि all options वही open, तरह all options करुणानिधि और जयललिता दोनों अपने वोट स्विच करेंगे। लेकिन करुणानिधि ने एक कैवेट भी रखा है। करुणानिधि ने कहा है कि लेकिन सेक्युलरिज्म के बारे में मोदी को तय करना होगा, थोड़ा तय करना होगा। वो मैंडेट के बाद पता लगेगा कि उस पर क्या नई परिभाषा बनेगी। इस खास पेशकश में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तमिलनाडु के बारे में एक बात और है, हम ये मान के चलते हैं कि दोनों पार्टियों में से एक तरफा नतीजे आते हैं, लेकिन इस बार के सर्वे में किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, कितनी सीटें मिलेंगी, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा रिजल्ट है। छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अगर अभी चुनाव हो तो, और आज का हमारा विषय है अभी तक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के वोटर का मिजाज। इस चर्चा को और सूचना को आगे बढ़ाते हैं। संजय, हम अब देखेंगे कि तमिलनाडु में वोट शेयर और सीट शेयर का क्या हाल है। विनोद जी, जैसा मैंने कहा था कि ब्रेक में जाने के पहले आमतौर पर यह माना जाता है कि यहाँ पर एक तरफा होता है, या जयललिता या करुणानिधि में से कोई एक पार्टी को ज्यादातर सीटें मिलती हैं। हमारा सर्वेक्षण कुछ और तस्वीर पेश कर रहा है जो इस मुकाबले को बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही टेंशन वाला बना रहा है। आइए देखते हैं कि तमिलनाडु में क्या परिस्थिति बन सकती है अगर अभी चुनाव हो तो। 39 सीटों का ये राज्य है और यहां से जयललिता ये उम्मीद करती हैं कि अगर उनके पक्ष में वेव है तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी क्यों नहीं। तो देखिए उनके पास कितना वोट शेयर है। जयललिता एआईएडीएमके को 30% का वोट शेयर, डीएमके को 26%, अन्य को 18%, बीजेपी को 12%, कांग्रेस को 10%। कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ रही है। एक स्टोरी यहाँ की ये है। दूसरी स्टोरी ये है कि जयललिता की पार्टी 30% से अगर आगे है तो इसको और डीएमके को सीटों के हिसाब से क्या यहाँ पर मिलने जा रहा है, और यही है जो अनप्रेडिक्टेबल बनाता है यहाँ के मुकाबले को और बहुत ज्यादा डिबेट के लिए रास्ते खोलता है। एआईएडीएमके को यहाँ 14 से 20 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके को 10 से 16, कांग्रेस को 0 से 4, अन्य को 5 से 9। तो 14 से 20 के बीच का आंकड़ा अगर आप ले लें तो 17 सीटें, और डीएमके के साथ अगर आप 10 से 16 के बीच का आंकड़ा ले लें तो 13 सीटें। आमतौर पर हम सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं कि जीतने वाली पार्टी को करीब करीब 39 में से 25 सीटें मिल जाती हैं। इसीलिए विनोद जी, आपके पास ये सवाल कि क्या आपको लगता है कि इतना करीबी मुकाबला वहां होगा, और अगर करीबी मुकाबला होगा तो कैसे नतीजे हो सकते हैं? जी यकीनन ये सवाल बहुत वाज़ेह है, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, जो मैं अपने मेहमानों से पूछना चाहूंगा कि अन्य के खाते में 5 से लेकर 9 तक की सीटें बताई गई हैं इस सर्वे में। 14 से 20 तो खैर बताई गई हैं एडीएम के लेफ्ट गठबंधन, डीएमके 10 से 16, कांग्रेस को 0 से 4, बाकी के खाते में 5 से 9। बाकी में बीजेपी भी आती है और बाकी ही में जो छोटी पार्टियां हैं तमिलनाडु की वो भी आती हैं।
बीजेपी को मतलब 4 या 2 सीटें भी नहीं मिलेंगी बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ 16 तक है। मुझे नहीं लगता कोई सीट मिलेगी वहां। कोई जगह तमिलनाडु में ऐसे नहीं है जहां बीजेपी की कुछ थोड़ी सी भी इन्फ्लुएंस हो। आखिरकार 12% पॉपुलैरिटी है उनकी। कोई बात नहीं, 12% वोट शेयर जरूर हो। देखिए, ट्रेडिशनली जब से द्रविडियन पार्टीज आई हैं, वोट शेयर दोनों का 30% के आसपास रहा है और ये दोनों ही ऑल्टरनेटली इलेक्शंस में जीतते हैं असेंबली में, और 1% का वोट डिफरेंस में लोगों की विनिंग मार्जिन सीटों में काफी तादाद में होती है। तो इसीलिए ये स्विंग्स, आप डीप स्विंग्स वहां पर देखते हैं कि या तो वो एक पार्टी जीतती है, नहीं तो दूसरी पार्टी जीतती है, कोई बीच का रास्ता वहां नहीं आके रुक जाता। सुरजीत, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं एक ऐड करता हूँ इससे पहले कि आप इसको रिएक्ट करें, प्रतिक्रिया दें अपनी, कि वोट शेयर तो 12% आ रहा है, नेता का वोट शेयर 16% जा रहा है, लेकिन सीट एक भी नहीं मिलेगी, बताएं। अच्छा, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं, और पहले यही कहूंगा, संजय यहाँ पे है कि आज तक आप करेक्ट कर लीजिए मेरे को कि तमिलनाडु में ये नहीं हुआ कि आधी सीटें एक पार्टी को, आधी सीटें दो पार्टी को, चाहे इनका सर्वे हो चाहे मेरा सर्वे हो, ये लाइक्लीहुड इज क्लोज टू 0। एक फोरकास्ट तो ठीक ही होगी कि तमिलनाडु में 50-50 नहीं होने वाला। इतना क्लोज नहीं है संजय जी, क्या कहें? नहीं, आप मेरे ख्याल ये भी मानेंगे, कोई रिकॉर्ड में है नहीं। तो वो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि एंड में 1-2% जो सीटों का होता है, जैसे केरल में होता है, मगर केरल में आधा आधा हो सकता है, होता भी है, मगर तमिलनाडु में मैं नहीं देखा। मगर संजय आप बताइए कि है कभी? नहीं, फिर मैं वही बात कहूंगा जो वही बात दोहरा रहा हूं जो मैंने कुछ समय पहले कहा कि भाई ये आकलन आज का आकलन है, ये वेव बन सकता है, अगले 2 महीने में चुनाव है। हमें वोट के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने की जरूरत है। जो आकलन है 30% एआईडीएमके के लिए और 26 डीएमके के लिए, ये जो अगर हम 5-6 भागों में तमिलनाडु को बांट के देखें, उत्तर का इलाका और मध्य का इलाका, यहाँ डीएमके लीड कर रही है एआईडीएमके के ऊपर, और जो दक्षिण और जो डाउन साउथ हम जिनको कहते हैं और कावेरी बेल्ट का इलाका, इन 3 इलाकों में एआईडीएमके लीड कर रही है, और ये जो पश्चिम का इलाका है वहां पे दोनों में टक्कर है। तो अभी वोट जो है वो काफी बटे हुए हैं। ऐसे में और ऐसी स्थिति में हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि वहां बैंड वैगन इफेक्ट ही अभी तक देखा गया है। मतलब डीएमके आती है तो पूरी तरह से डीएमके आती है, अन्ना डीएमके आती है तो हालांकि अगर 2009 के चुनाव की याद करें, 27 सीटें थी डीएमके गठबंधन के पास और एआईडीएमके के पास 12। इतना बड़ा ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वेव थी और 30 सीटें जीत। इसमें विनोद जी, मुझे एक चिंता हो गई है इसमें। मान लीजिए, एज्यूम करिए, हालांकि फैक्ट नहीं है वो, कि मैं चिदम्बरम साहब का समर्थक हूं, 10% वोट शेयर है कांग्रेस पार्टी का, उनको जितवा के लाना चाहिए। तो अगर डीएमके और कांग्रेस का प्री पोल अलायंस नहीं हुआ तो चिदम्बरम जैसे नेताओं की क्या स्थिति होगी भल्ला साहब? मुझे तो लगता है अगर कोई अलायंस नहीं हो तो कांग्रेस को एक भी सीट मिलना बहुत मुश्किल है। बराबर, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ सुरजीत जी के साथ। कांग्रेस को एक सीट भी मिलना मुश्किल है, जैसे बीजेपी को भी एक सीट मिलना मुश्किल है, उसी तरह कांग्रेस को भी एक सीट मिलना मुश्किल। कांग्रेस कहीं ना कहीं से 1 या 2 सीट खींच के लाती है जी। दूसरी बात, अब पिछली बार कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह, पिछली बार कभी ना कभी पिछली बार आप ये मत भूलिए, चिदम्बरम साहब बड़ी मुश्किल से जीते। जी हाँ, काउंटिंग को लेकर काफी सारी बातें भी उठाई अब गई। इस टाइम हम एक अगला हम अपना देखते हैं, हमारे पास जो फिगर आ रही है। सर्वे के दौरान हमने लोगों से सवाल पूछा कि क्या उन्हें एडीएमके और लेफ्ट के बीच गठबंधन के बारे में मालूम है। 58% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 42% लोगों को इस गठबंधन के बारे में पता ही नहीं था। खुद एडीएमके के 46% वोटर लेफ्ट से गठबंधन के बारे में नहीं जानते थे। संजय जी, सर्वे में डीएमके के वोटरों से पूछा गया कि पार्टी को किसके साथ गठबंधन करना चाहिए। डीएमके के 26% वोटर चाहते हैं कि पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए। डीएमके के साथ गठबंधन के पक्ष में 12% लोग हैं। बीजेपी के साथ सिर्फ 4% लोग ये गठबंधन चाहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस तो बिल्कुल परेशान होकर के ढूंढ रही है पार्टनर कि कोई अलायंस हो जाए। नहीं, लेकिन आप ये नॉर्थ का जो परसेप्शन है वो साउथ में नहीं लगा सकते जी। जैसे कि इमरजेंसी के बाद सब लोग कहते हैं कि पूरा वोट इंदिरा गांधी के खिलाफ गया था और कांग्रेस के खिलाफ, वो सच नहीं था। बिल्कुल, पूरे साउथ 4 साउथ स्टेट्स में सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस हारी थी, बाकी सब सीटें कांग्रेस जीती थी। इसका मतलब यह है
कि साउथ का वोट इन जनरल और तमिलनाडु का वोट इन पर्टिकुलर डज नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ द नॉर्थ। क्वेश्चन है कि बीजेपी और कांग्रेस अलायंस हो सकता है। नहीं, इसके लिए कांग्रेस के बारे में जो नफरत आपको यहाँ दिखती है या नॉर्थ में या वेस्ट इंडिया में दिखती है, उस तरह की नफरत साउथ में नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और ये संजय जी आप बुरा ना मानिए, क्योंकि आपके सर्वे तो बिल्कुल ठीक है जिस तरह भी किया, कि मेरे को लगता है सारा देख के, और ये जो विनोद जी ने पहले बात की थी वो कि मोदी को 16% वोट भी है, यहाँ पे मेरे को लगता है लाइंग इंडेक्स है। उसका मतलब ये कि ये जो सवाल आपने बताया, डीएमके 15% ये कहते हैं कि डीएमके को टाई अप करना चाहिए, मगर पार्टी का नाम नहीं दिया। जितने वो कहते हैं, और 12% डीएमडीके के साथ है, तो ये जो सबसे बड़ी, और 30% 28% जो है वो कह रहे हैं कि हम बताएंगे नहीं। तो हर सवाल में, तकरीबन हर सवाल में ये डोंट नो, कांट से वगैरह, बाकी स्टेट्स में इतना नहीं है, ये तमिलनाडु में ज्यादा है। ये क्यों है ये बताइए। मगर मेरे को तो ये लगता है कि जो मोदी फैक्टर है, लोग एडमिट नहीं करना चाहते, मानना नहीं चाहते कि वो उनके लिए शायद वोट दें, क्योंकि वो पोलराइजिंग फिगर है, ये कहा गया है सब कुछ। तो इसलिए मेरे को ये लगता है यहाँ पे सरप्राइज सबसे ज्यादा होगा। स्टेट वाइज डिफरेंस से ज्यादा है सवालों पे। अब ये थोड़े हाइपोथेटिकल सवाल होते हैं कि कांग्रेस एक पार्टी को दूसरी पार्टी किसके साथ अलायंस करना चाहिए, और ये थोड़े हाइपोथेटिकल हैं सवाल, और थोड़े मुश्किल से सवाल होते हैं फील्ड में। नहीं, मगर संजय ये कह रहे हैं कि 15% ये कह रहे हैं कि हाँ इनको टाई अप करना चाहिए, मगर हम बताएंगे नहीं आपको जी। ये नहीं कह रहे कि बीजेपी के साथ ये सवाल नहीं समझ आया, ये नहीं कह रहे कि देखो हमें पता नहीं, उनको कह रहे हैं हमें पता है मगर हम आपको नहीं बताएंगे। देखिए, ये एक तरह से इतना बड़ा मार्जिन ऑफ एरर हो गया है। तो नहीं, इसको मार्जिन ऑफ एरर ना देखें, एक तरह से मैं कह रहा हूं, एक तरह से है, ठीक है विनोद, ठीक है। ऐसे बहुत, जैसे 28% जो अभी आकलन आ रहा है, ये ऐसे लोग हैं जो इस पे राय नहीं रखते। इसको मार्जिन ऑफ एरर के रूप में क्यों देखें? नहीं 15% जो है, जो कह रहे हैं हम आपको नाम नहीं बताएंगे, वो मार्जिन नाम नहीं, इसका इंटरप्रिटेशन जैसा कह रहे हैं, ऐसा कैटेगोरिकली उन्होंने नहीं कहा हम आपको नाम नहीं बताएंगे, कह नहीं सकते, पता नहीं, व्यू नहीं बनाया है, पता नहीं। अलायंस तो कर लेना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं किसके साथ। अंग्रेजी में डीएमके शुड टाई अप बट डिड नॉट रिवील पार्टी ने। बट रिमेंबर, ये अंग्रेजी में तो हमने प्रोग्राम के लिए लिखा, ये जब तमिलनाडु में जब सर्वेक्षण हुआ तो वहां के लोकल भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया, ना तो अंग्रेजी ना हिंदी में। वो तो मैं अच्छा, यहाँ एक सवाल और उठाना चाहता हूं मैं, वो ये है कि बीजेपी के बारे में ये एक ऐतिहासिक मौका हो सकता है कि इतना ट्रैक्शन, इतना सपोर्ट। हम लोग हमेशा कहते रहे कि लिमिटेड फुटप्रिंट है, साउथ में तो कहीं ये है नहीं, तो क्या ये मौका नहीं है कि बीजेपी को सभी सीटों पर लड़ करके अपना एक एस्टेब्लिशमेंट खोलने की कोशिश करनी चाहिए? रामचंद्रन साहब, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि पूरे साउथ में अगर देखेंगे तो 130 सीट है, इसमें एक यूनियन टेरिटरी। इस बार दुकान नहीं खोलेंगे तो कभी नहीं खोलेगी। हाँ, साउथ में खाता खुल गया। आप सिर्फ तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में खुला है, आप तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बड़ा आंध्र प्रदेश में पहले खुला था, पहले खुला था, बट बीच में वो सीट हार गए। बट मुझे लगता है कि अभी उनको वक्त लगेगा साउथ में कुछ अपना इंप्रेशन जमाने में। बीजेपी के हिसाब से वो प्रैग्मेटिक नहीं रहेगा। सपोज कि बीजेपी के कैंडिडेट खड़े रहेंगे एडीएमके और डीएमके के खिलाफ, तो मतलब उसका बाद में गठबंधन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुमार साहब, बिल्कुल ये हुआ ना सूली पे चढ़ने वाली बात। अच्छा, भल्ला चाहे आप वेस्ट बंगाल को लें, चाहे आप तमिलनाडु को लें, चाहे आप आंध्र प्रदेश को लें, बीजेपी को लॉस क्या है? कुछ नहीं है। क्या हार सकते हैं? हर सीट में उन्होंने कंटेस्ट किया, ठीक है, नाम हो जाएगा, 2% मिल गया, 1% मिल गया, 0% मिल गया। मैं कहता हूं उनका लॉस 0 है। लॉस उनका ये है कि दैट दे हैव बीन रिजेक्टेड। नहीं, अरे उनको मंजूर नहीं किया, रिसाउंडिंगली रिजेक्टेड। यहाँ पे 6 बंदे बैठे नहीं, इस पॉपुलर वेव आप जहां जिससे मर्जी पूछ ले, हम यही कह देना उनका चांस नहीं है। इस पॉपुलर वेव में लॉन्ग टर्म पिक्चर के नाते इनको लड़ना चाहिए, लेकिन प्रोस्पेक्टिव वाला को डैमेज ना कर दें, इसलिए वो दोनों हो सकते हैं। हमेशा प्रोस्पेक्टिव वाला दोनों हो सकते हैं। मैं आपके साथ नहीं था, इनके साथ नहीं था। अच्छा, मैं हार गया, आप जीत गए, लेकिन मेरे वोट के कारण जयललिता हार गई तो अच्छा, वो जो कटर हो गए तो क्या डीएमके के साथ चले। प्रोस्पेक्टिव एलाय जो है उसको डैमेज पहुंच सकता है। They don't want to make friends now, लेकिन they don't want to make enemies now.
नहीं, इससे एनमी नहीं होगा। नहीं, लेकिन मुझे लगता है 2009 के होगा? चुनाव से तुलना करेंगे लोग और ये देखेंगे कांग्रेस कि अगर समझ बीजेपी लीजिए, बढ़ रही है एक तो अच्छा हुआ कि भले ही सीटें ना इस करता देश के कैसे विनोद जी, नहीं होगा? रामचंद्रन साहब, भल्ला साहब और केतकर साहब, देश के 3 शीर्ष विशेषज्ञ फ्री में बीजेपी को सलाह दे रहे हैं, उनको सुनना चाहिए। सलाह हमारी तरफ से भी गई है कि अब के दुकान नहीं खुली तो मुश्किल होगी। तो फिर लिमिटेड नॉर्थ इंडिया पार्टी नहीं, दुकान खुलेगी, बिक्री नहीं होगी, दुकान ग्राहक खुलेगी, नहीं बिक्री नहीं आएगा, होगी। ग्राहक नहीं वो आएगा। दुकान खुल गई ना, दुकान खुल मिलेंगे, गई। वोट मिलेंगे तो लोगों दुकान को खुल पता है गई। कि अगर मेरे को कस्टमर कोई नहीं आ रहा है। मिठाई चाहिए मैं जा सकता हूँ। आइए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा हमारे यहाँ दिलचस्प हो चली है और आगे इसको बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे खास मेहमान के साथ रहेंगे हम। अलागिरी और करुणानिधि के बारे में जो फैसला करुणानिधि ने लिया वो सही था या गलत, इस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा IBN 7 पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि अभी चुनाव हो तो तमिलनाडु की क्या तस्वीर बनेगी। विनोद जी, अलागिरी को पार्टी से निकालने का करुणानिधि का फैसला सही था या गलत, इस बारे में हमने लोगों से बात की, उनकी राय ली। 21% लोग इसे गलत बताते हैं जबकि 33% सही मानते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि डीएमके के वोटरों का 45% तबका इस फैसले को सही मानता है जबकि 23% करुणानिधि के फैसले को गलत मानता है। कुमार साहब, मैं जानना चाहता हूं कि जब परिवार में ही महल युद्ध शुरू हो जाएं, जैसे मुगल साम्राज्य का हमें मालूम है कि मतलब बाप बेटे के खिलाफ और बेटे बाप के खिलाफ, भाई भाई के खिलाफ, औरंगजेब ने दारा शिकोह को मरवा दिया और सब कुछ है। ये जो परिवार के भीतर ही जब इस तरह की बातें शुरू हो जाएं, ऐसी पार्टी का भविष्य क्या होता है? क्या कोई और शक्तियां उभर सकती हैं जो डेमोक्रेटाइज करें ऐसी पार्टीज को? मुझे नहीं लगता है वो डेमोक्रेटाइज कर सकती है, क्योंकि उसमें से जो एग्रेसिव फैक्शन रहता है वो पूरा का पूरा गेम लेके जाता है। और यहां मुझे मालूम नहीं है, शायद राम बताएंगे कि इनमें से एग्रेसिव कौन है। जैसे कि महाराष्ट्र की तुलना बराबर नहीं है, लेकिन जब राज फूट के बाहर गया तब सब लोगों ने सोचा था राज कोई इंपैक्ट ही नहीं करेगा। 3 बरस के, एक ही बरस के अंदर उन्होंने इलेक्शन जीतना शुरू किया। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने शिवसेना पूरी कैप्चर कर ली, लेकिन फैमिली के अंदर का जब वॉर शुरू होता है तब मुझे लगता है कि जो एग्रेसिव है वो इंपैक्ट करता है और एग्रेसिव जो नहीं है वो माना जाता है कि इसको इतना आत्मविश्वास नहीं है जीतने के लिए। मुझे ये मालूम नहीं है कि फैमिली वॉरफेयर में यहाँ पे कौन कितना स्ट्रांग है, लेकिन फैमिली वॉरफेयर से पार्टी खत्म होने का चांस बिल्कुल ही नहीं है। जी, आप अब कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि स्टालिन जो हैं वो संस्था के ज्यादा हैं, बैकरूम में ज्यादा विश्वास रखते हैं और अलागिरी काफी एग्रेसिव रूप से सामने आए थे। जी बिल्कुल। मैं यहाँ विनोद जी एक दूसरा सवाल उठाना चाहता हूँ, वो ये कि चूंकि एक फोरगोन कंक्लूजन माना जा रहा है कि एनडीए की सरकार अगर आएगी तो उसमें जयललिता सबसे पहली अलाई होगी, वो जीत के आ ही जाएगी, 25-30 सीटें आई जाएगी और वो हो जाएगी। ये नंबर उस थ्योरी को कंफर्म नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जो लोग एनडीए की सरकार की थ्योरी और सिनेरियो पे काम कर रहे हैं उनको इससे एक सेटबैक लगेगा। नहीं तो ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। और दूसरी बात, बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि अभी जयललिता को कहा गया होगा कि आप कॉन्टेस्ट करो इंडिपेंडेंटली और बाद में आ जाओ हमारे साथ, और बाद में रिजल्ट के बाद आप कह सकती है कि इनका जमाने नंबर्स तो मैं चली गई। मगर चर्चा में और ये भी जयललिता है ने इस तरह का व्यवहार पहले किया है कि जयललिता बड़ी उसमें दगाबाजी रिलायबल, कुछ नहीं मानी जाती। मगर चर्चा ये भी है कि जयललिता बड़ी रिलायबल एलाय नहीं मानी जाती, कि वो उसकी डिमांड होगी कि फाइनेंस मिनिस्टर मेरा हो या ये हो या वो हो। तो इसलिए अगर तो सीटों की ताकत पर है। हाँ, तो अगर ये बदलाव हो गया कि बिल्कुल भाजपा जीत गया, जयललिता आ गई और उसने ऐसी डिमांड नहीं की, तो तब कोई स्टेबल गवर्नमेंट वगैरह हो सकती है। नहीं तो ये एलाई जो है बड़ा डेंजरस एलाई है। कुल मिलाकर के जयललिता उन एलाइज में से है कि नंबर दारी भी रख सकती हैं, साथ भी जा सकती हैं, तो शर्तों के साथ जाएंगी। फिलहाल तमिलनाडु पर चर्चा का वक्त हमारा समाप्त हुआ। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना के बंटवारे की और उसके बाद क्या राजनीति चली, कांग्रेस का जुआ कामयाब होगा या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे रात 9 बजे।